हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लूसेंट सब्जेक्टिव से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को सिलेक्ट किए हैं इकोनॉमिक्स के। निश्चित तौर पे आपको एग्ज़ाम में यहाँ से देखने को प्रश्न मिल जाएंगे, चाहे वो आप किसी भी एग्ज़ाम का अगर तैयारी कर रहे हैं आप जिसमें जीके जीएस का वैल्यू है और वहाँ पर अगर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आएगा तो जो टॉपिक हमने आज सेलेक्ट किया है निश्चित तौर पे आपको इतने से ही एक आध प्रश्न देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। चलिए बिना समय के बर्बादी के हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जो हम आए हैं तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे हमने अंडरलाइन कर रखा है कुछ अलग कलर से। आप चाहे तो उस पर कुछ विशेष ध्यान दे सकते हैं। तो पहले प्रमुख वित्तीय संस्था देखेंगे, इसके संदर्भ में स्थापना वर्ष और कुछ मुख्यालय भी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो देखते हैं। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में स्थापित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI, इसका मुख्यालय है मुंबई में और स्थापना किया गया 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय औद्योगिक निगम सन 1948 में स्थापित किया गया। भारतीय औद्योगिक निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, ये जनवरी 1955 में स्थापित किया गया। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955 को स्थापित किया गया। SBI। कमेंट करके हमको बताइए कि SBI का मुख्यालय कहाँ है। हमने आपको पहले की वीडियो में करवाया हुआ है ये प्रश्न। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यह सन 1964 में 1 फरवरी को स्थापित किया गया। मुख्यालय है मुंबई में। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक यानी कि नाबार्ड, नाबार्ड जो है 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति के अनुशंसा पर स्थापित किया गया। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 20 मार्च 1985 को स्थापित किया गया। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक। और याद रखेंगे कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण भी सन 1985 में ही स्थापित किया गया था। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी स्थापित किया गया 2 अप्रैल 1990। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, तो सिडबी कहेंगे या उसको भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहेंगे। मुख्यालय है लखनऊ में। कब स्थापित किया गया? 2 अप्रैल 1990 को। जबकि सेबी स्थापित किया गया 1988 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। भारतीय निर्यात आयात बैंक, इसको एक्जिम के नाम से भी जाना जाता है। तो एक्जिम स्थापित किया गया 1 जनवरी 1982। एक्जिम का मतलब होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। तो ये स्थापित किया गया 1 जनवरी 1982 को। राष्ट्रीय आवास बैंक जुलाई 1988 में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय आवास बैंक जुलाई 1988 में स्थापित किया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित किया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम, इसका मुख्यालय है मुंबई में और स्थापना किया गया सितंबर 1956 में। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC। भारतीय साधारण बीमा निगम, इसको GIC कहा जाता है, 1 नवंबर 1972 को स्थापित किया गया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक 12 जुलाई 1982 को स्थापित किया गया। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक 12 जुलाई 1982 को स्थापित किया गया, जिसको नाबार्ड कहते हैं, शिवरामन समिति की अनुशंसा पर। तो एक बार हम इसको जूम इन करते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, जिससे हमने स्पेशली अंडरलाइन किया। उसे एक बार फिर से रिवीजन देते हैं। RBI 1 अप्रैल 1935, SBI 1 जुलाई 1955, UTI 1 फरवरी 1964, नाबार्ड या कृषि एवं राष्ट्रीय विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक 12 जुलाई 1982, सिडबी 2 अप्रैल 1990, भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि एक्जिम 1 जनवरी 1982, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975, LIC सितंबर 1956, GIC, इसको GIC कहते हैं कि भारतीय साधारण बीमा निगम 1 नवंबर 1972, नाबार्ड या राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक 12 जुलाई 1982। तो एक टॉपिक हमने क्लियर किया। दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये अपने आप में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम शेयर बाजार सूचकांक देखेंगे विभिन्न देशों के। तो एक्सचेंज, एक तरफ हम देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज और उसका शेयर मूल्य सूचकांक देखेंगे क्या है। तो डो जोन्स जो है शेयर मूल्य सूचकांक, ये किस स्टॉक एक्सचेंज का है? तो न्यूयॉर्क का। तो न्यूयॉर्क का हो जाएगा डो जोन्स। निक्की टोक्यो का है जापान। मिडडेक्स जो है फ्रैंकफर्ट का है। होंग सेंग हांगकांग का है। सीमेक्स और स्टेटस टाइम्स सिंगापुर का है। सीमेक्स और स्टेटस टाइम सिंगापुर का है। कोस्पी कोरिया का। कोस्पी कहाँ का है? कोरिया का। सेट है थाईलैंड का।
तेन है ताइवान का, संघाई कॉम चीन, संघाई कॉम जो है ये चीन का है, नेस्डेक या नासदाक अमेरिका का है, S&P कनाडा का है, बोवेस्पा है ब्राज़ील का, और मिबटेल है इटली का, IPC मेक्सिको का, सियोल कंपोजिटी सियोल का यानी दक्षिण कोरिया, FTSE 100 लंदन का है। तो एक बार हम इसको फिर जूम इन कर देते हैं, आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले करके अपने आप में रीडिंग दे सकते हैं। 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ, तीसरा टॉपिक हम चलते हैं और ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको मैक्सिमम चीज़ याद करवा देंगे, बशर्ते आपको ध्यान से सुनना है। बस 1 या 2 बार वीडियो को पूरा आवाज़ करेंगे, आपको इंपॉर्टेंट जितने 6-7 चैप्टर या टॉपिक को हमने कवर किया है इस वीडियो में, आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करवा दिया जाएगा, एक रिविज़न के रूप में भी। तो पहले हम केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर देखेंगे, फिर राज्य के देखेंगे, उसके बाद हम दोनों को टैली करके पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम याद कर पाएंगे। तो केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर में व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, उपहार कर, अस्थि कर, अस्थि कर को ही स्टेट ड्यूटी, तो अस्थि कर या स्टेट ड्यूटी जो है, स्टेट ड्यूटी जो है ये केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। व्यय कर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। संपत्ति कर, संपत्ति कर जो है केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। पूंजी लाभ कर और लाभांश कर, ब्याज कर और प्रतिभूति व्यवहार कर इत्यादि। यह प्रश्न पूछा गया है कि प्रतिभूति व्यवहार कर कब लाया गया, तो सन 2004 में STT यानी कि प्रतिभूति व्यवहार कर जो है लाया गया। यह केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर हुआ। हम अब राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर पे विचार करते हैं। तो राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर में होटल प्राप्ति पर कर, भू राजस्व कर, कृषि आय पर कर, व्यवसाय कर, गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर और रोजगार पर कर और पथ कर। अब इसे हम दोनों को टैली करके पढ़ने का प्रयास करें। तो संपत्ति कर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है, लेकिन भू राजस्व कर जो है ये राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर है। निगम कर की बात करें तो निगम कर जो है केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है, लेकिन गैर शहरी अचल संपत्ति पर कर जो है, अचल संपत्ति पर, गैर शहरी अचल संपत्ति पर कर राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर है, जबकि संपत्ति पर कर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। उसके बाद रोजगार और व्यवसाय दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो रोजगार कर, व्यवसाय कर ये दोनों के दोनों कर राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं, जबकि व्यय कर और उपहार कर जो है केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं। व्यय कर और उपहार कर केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर, जबकि आप ये रोजगार कर और व्यवसाय कर जो है राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं। पथ कर, पथ कर जो है ये राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर है, लेकिन वाहन पर कर अगर पूछ लिया जाए तो राज्य सरकार का ही अप्रत्यक्ष कर है। तो ये हमने कुछ देखने का प्रयास किया टैली करके। मुझे आशा है कि आप लोग को याद हो गया होगा, अगर नहीं है तो आप वीडियो को फिर से एक बार वॉच कर लेंगे। अब देखते हैं राज्य और केंद्र दोनों के अप्रत्यक्ष कर। हम इसी तरह दोनों को टैली करके पढ़ेंगे अलग अलग पहले, उसके बाद हम दोनों को अलग अलग टैली करके याद करने का प्रयास करेंगे। तो सीमा शुल्क, सीमा शुल्क जो है ये केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। अब उत्पाद कर और बिक्री कर, आप सीधे याद रखेंगे कि उत्पाद कर हुआ और बिक्री, अगर किसी चीज़ का आप उत्पादन करेंगे तो बिक्री भी करेंगे, और ये दोनों का दोनों है अप्रत्यक्ष कर, राज्य में भी और केंद्र में भी। सेवा कर जो है, सेवा कर भी अप्रत्यक्ष कर है, सेवा कर अप्रत्यक्ष कर राज्य केंद्र सरकार का, जबकि संपत्ति कर जो है, संपत्ति कर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। सेवा कर कब लाया गया, सन 1994-95 में, और ये पूछा जाता है कौन सा संविधान संशोधन इससे संबंधित है, तो 88वां संविधान संशोधन। तो और केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर कौन सा पढ़ लिए, सीमा शुल्क, उत्पादन कीजिएगा आप, उसके बाद बिक्री करेंगे, तो केंद्रीय उत्पाद कर और केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय लगेगा तो केंद्र का अप्रत्यक्ष कर है। सेवा कर जो है अप्रत्यक्ष कर है केंद्र सरकार का। अब राज्य में बात करते हैं, तो बिक्री कर जैसे कि हमने वहाँ पढ़ा था, तो बिक्री कर और व्यापार कर, चूँकि हम आपको यहाँ पे भी बता चुके हैं। व्यवसाय कर, व्यवसाय कर जो है व्यवसाय और रोजगार कर, व्यवसाय और रोजगार कर राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर है, लेकिन व्यापार कर के राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। बहुत ट्विस्ट सब है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे इसे आप। व्यापार कर राज्य सरकार का, व्यापार कर जो है राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। स्टाम्प एवं पंजीयन पर जो शुल्क लगेगा ये राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। स्टाम्प और पंजीयन पर शुल्क लगता है, राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर होगा।
अब उत्पादन शुल्क बताए थे, राज्य उत्पाद शुल्क तो राज्य सरकार का, वाहन पर कर राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष, लेकिन पथ कर कि राज्य सरकार का ही प्रत्यक्ष कर है। सट्टेबाजी पर कर और शिक्षा और सट्टेबाजी दोनों पर कर राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर, डीजल पेट्रोल पर जो बिक्री कर है तो ये राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है, न कि केंद्र सरकार। डीजल पेट्रोल पर जो बिक्री कर है ये राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। मनोरंजन और लॉटरी जो है ये भी इस पे अप्रत्यक्ष कर ही लगाए जाते हैं, तो मनोरंजन कर भी अप्रत्यक्ष कर है। वैट की बात करें कि मूल्यवर्धित कर, मूल्यवर्धित कर सबसे पहले हरियाणा में और सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, ये भी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें दो चीज़ इम्पोर्टेंट है, उसका खास करके मुख्यालय अधिनियम कभी पूछा नहीं गया है। तो प्रमुख कृषि उत्पाद बोर्ड हम देखने का प्रयास करेंगे। कॉफ़ी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक। आपको पता होगा कि कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी का भी उत्पादन किया जाता है। तो कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। रबर बोर्ड, चूँकि केरल भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक रबर उत्पादन करता है, तो रबर उत्पादन में कोट्टायम केरल, तो रबर का कह सकते हैं कि रबर मुख्यालय कहाँ है रबर बोर्ड का? तो कोट्टायम केरल में है। चाय बोर्ड, चाय बोर्ड के साथ आप जूट बोर्ड भी याद करेंगे। चाय और जूट दोनों बोर्ड का जो मुख्यालय है कोलकाता में, तो चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। तंबाकू बोर्ड, तंबाकू बोर्ड जो है गुंटूर आंध्र प्रदेश में। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? गुंटूर आंध्र प्रदेश में। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोच्चि केरल में। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोच्चि केरल में। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण, यह है इसका मुख्यालय दिल्ली में। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय है पुणे में। राष्ट्रीय जूट बोर्ड और चाय बोर्ड दोनों बताए हैं आपको कोलकाता में। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, इसका मुख्यालय हैदराबाद में। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय हैदराबाद, जबकि राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण का बोर्ड का मुख्यालय दिल्ली में है। तो एक बार इसको हम जूम इन करते हैं और जूम आउट कर लेते हैं, और आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के स्टडी कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक से है और कुछ विद्वानों के द्वारा लिखा गया है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम देखने का प्रयास करेंगे। वेल्थ ऑफ नेशन, चूँकि एडम स्मिथ ने लिखा है और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, मतलब जनक। तो वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस के लेखक कौन है? सैमुअल्सन। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस के लेखक कौन है? सैमुअल्सन है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल, जबकि द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस रहेगा तो सैमुअल्सन। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस रॉबिन्स, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस रॉबिन्स। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जे.एम. केन्ज। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जे.एम. केन्ज, जबकि केवल जनरल जब लग जाएगा कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी किन्स। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? किन्स है। हाउ टू पे फॉर वार किन्स है। तो आप इस पुस्तक को बार बार स्टडी करेंगे तो हो जाएगा, इसमें मैक्सिमम तो याद ही हो जाएगा, जैसे कि वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ है, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखा है, हाउ टू पे फॉर वार ये भी किन्स ने लिखा है। केवल आपको ये जो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये मार्शल लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का जो पॉइंट है ये थोड़ा अपने आप में ट्विस्ट लगेगा। हम आपको ऑप्शन पकड़ने का एक तरीका बता देते हैं। तो यहाँ पे आप जनरल पाएंगे और यहाँ पे जे.एम. किन्स है। तो आप याद रखेंगे कि जनरल थ्योरी की बात करेंगे तो ये नाम हमको नहीं लेगा, आपको ऑप्शन में पक्का ये देगा, आपको इससे छांट देना है। तो द जनरल वाला में जे वाला नाम नहीं लेंगे हम। तो इस तरीके से हम ऑप्शन को काटने का एक विकल्प बता रहे हैं कि आप इस तरीके से ऑप्शन को छांट सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बढ़े, अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है महत्वपूर्ण समिति। अर्थशास्त्र अगर आप पढ़ते हैं, अगर कुछ महत्वपूर्ण समिति से प्रश्न ना आए तो बेकार ही है फिर। तो यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। शुरू करते हैं इस पॉइंट को भी। तो स्वामीनाथन समिति, एक तरफ गठित किए गए कुछ समिति है, दूसरे तरफ उससे संबंधित कार्य है। कौन सी समिति का स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था, इसके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जनसंख्या नीति से संबंधित कौन सा समिति है?
तो स्वामीनाथन समिति। स्वामीनाथन समिति का संबंध है जनसंख्या नीति से। जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से। जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है। दांतवाला समिति की बात करें तो बेरोजगारी के अनुमान से। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, जबकि वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से। सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि केंद्र राज्य के संबंध में केंद्र राज्य से संबंधित कौन सा समिति है, तो सरकारिया समिति है। और भी कई समिति हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है सरकारिया समिति। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की जांच करने के लिए। गोस्वामी समिति। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु। राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु गठित किया गया था महालनोबिस समिति। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से संबंधित है। रंगराजन समिति का संबंध है भुगतान संतुलन से। राजा चेलैया समिति का संबंध है कर सुधार से। राजा चेलैया समिति का संबंध है कर सुधार से। मल्होत्रा समिति का संबंध है बीमा क्षेत्र में सुधार से। मल्होत्रा समिति का संबंध है बीमा क्षेत्र में सुधार से। खुसरो समिति का संबंध है कृषि साख से। खुसरो समिति का संबंध है कृषि साख से। खुसरो समिति का संबंध है कृषि साख से। गोयपोरिया समिति का संबंध है बैंक सेवा सुधार। तो बैंक सेवा सुधार से संबंधित हो जाएंगे गोयपोरिया समिति। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र सुधार। हम फिर देखने का प्रयास करें तो भूरेलाल समिति। भूरेलाल समिति जो है मोटर वाहन कर से संबंधित है। नरसिम्हन समिति वित्तीय यानी कि बैंकिंग सेवा सुधार। नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग सेवा सुधार, जबकि मल्होत्रा समिति का संबंध है बीमा सेवा सुधार। भंडारी समिति का संबंध है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित समिति है भंडारी समिति। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उनके प्रवर्तक बैंक में विलय करने की सिफारिश की थी, तो खुसरो समिति। हालांकि खुसरो समिति का संबंध है कृषि साख से, लेकिन खुसरो समिति ने ही ये सिफारिश प्रस्तुत किया था कि जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो 2 अक्टूबर 1975 को गठित किया गया था, उन्हें उनके प्रवर्तक बैंक जिन्हें मतलब कि जिस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को जिस बैंक ने बनाया उसी में विलय कर दिया जाना चाहिए, ऐसा विचार लाया था खुसरो समिति। लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना भंडारी समिति। ये हो जाएंगे भंडारी समिति। सच्चर समिति की बात करें तो मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए सच्चर समिति का गठन किया गया था। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था गरीबी का आकलन के लिए। एस तारापुर समिति रुपये की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता से संबंधित है। एस तारापुर समिति। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित है। डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर विचार करने के लिए यह आई थी डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति। कृषि और ग्रामीण साख विस्तार को लेकर के BS व्यास समिति का गठन किया गया। तो BS व्यास समिति का संबंध है कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार। महाजन समिति है चीनी उद्योग से। महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित है। सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित है। मीरा सेठ समिति का संबंध है हथकरघा के विकास से। अब कुछ और ये कह सकते हैं लास्ट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें ऑल टू ऑल चीज़ याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इसका मुख्यालय कहाँ है और कब स्थापित किया गया। NTPC की बात करें तो NTPC सन 1975 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया। आप इसे एक बार सिंपली वाच करेंगे, उसके बाद हम आपको कुछ टैली करके बताएंगे किस तरीके से आप इसे याद करने में सहूलियत प्राप्त कर सकते हैं। तो NTPC कब स्थापित किया गया, सन 1975 में, और नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। ONGC की बात करें तो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, यह सन 1956 में स्थापित किया गया, मुख्यालय है देहरादून। ONGC 1956 में, लेकिन OPEC 1960 में स्थापित किया गया। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल, जिसको सेल कहते हैं स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, तो सेल का स्थापना किया गया सन 1974 में नई दिल्ली में, और सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल। IOC भारतीय तेल निगम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसका स्थापना किया गया सन 1964 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में।
कोल इंडिया लिमिटेड CIL, इसका मुख्यालय 1975 में कोलकाता में बनाया गया। तो कोल इंडिया लिमिटेड गठित किया गया 1975 में, मुख्यालय कोलकाता। और NTPC भी 1975 में ही स्थापित किया गया, लेकिन NTPC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, भेल 1964 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया। भेल का मुख्यालय है नई दिल्ली और स्थापना कब किया गया? सन 1964 में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्थापना किया गया सन 1984 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL सन 1977 में मुंबई में। तो BPCL स्थापित किया गया 1977 में मुंबई में। अब इसमें आप कुछ को याद करवाएं हम आपको। तो पहले आप याद कीजिए भेल, उसके बाद आप सेल कीजिए, उसके बाद गेल। भेल 1964 में स्थापित किया गया, 10 साल के बाद सेल 1974 में स्थापित किया गया, फिर गेल की बात करेंगे तो 1984 में। तो ये एक सीक्वेंस आप याद कर लेंगे। उसके बाद दो आपको एक साथ याद करवाएं, NTPC 1975 में और कोल इंडिया लिमिटेड भी 1975 में। कोल इंडिया लिमिटेड में कोल है तो उसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है मुख्यालय। आप इस प्रकार से याद करेंगे। उसके बाद IOC भारतीय तेल निगम 1964 में स्थापित किया गया और उसके बाद भेल भी 1964 में ही स्थापित किया गया। भेल और IOC दोनों 1964 में स्थापित किया गया। तो इस तरीके से आप टैली कर करके कुछ डाटा को अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा ये प्रयास काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको एग्ज़ाम में से निश्चित तौर पे ही आपको मदद मिलेगी। अगर आपको वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का गिला शिकवा हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा आपको जवाब देने का। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।